हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काफ़ी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर्स इसके कंप्लीट कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो जल्दी से जल्दी जाइए और वो वीडियोस चेकआउट कीजिए। उसमें बहुत सारे हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो एक्चुअली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। उससे आपको एक तो कंसेप्चुअल लर्निंग जो हमने क्लासेस लेक्चर्स में करी है वो तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा ही। उन कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन करके किस तरीके से सवाल हम सॉल्व करते हैं वो भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं तो उस पर लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको लेक्चर्स किस तरीके से अच्छे लग रहे हैं। अगर आप कुछ सजेशन भी देना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है। वहाँ पे हम लोग डाउट्स एंड डिस्कशन करते हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट्स और किसी भी क्वेश्चन को डिस्कस करना हो तो आप उस टेलीग्राम चैनल पे आके और वो डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपने सीरीज में आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ग्राफ के बारे में सीखा था और ग्राफ का एप्लीकेशन करना सीखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ का किस तरीके से एप्लीकेशन होता है इन सॉल्विंग क्वेश्चंस। तो आज उसी कंटिन्यूएशन में हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी सवाल करते हैं। एक सवाल ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स इन -2 to 1 डिपेंडिंग ऑन द पैरामीटर बी। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन रिडंडेंट इंफॉर्मेशन है यहां हमारे लिए। सो फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इन -2 to 1 डिपेंडिंग ऑन द पैरामीटर बी। तो पैरामीटर बी पे डिपेंड करता हुआ इस फंक्शन का हमें लीस्ट वैल्यू निकालना है। ठीक है, किस इंटरवल में? -2 से 1 के बीच में। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको बहुत बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। ग्राफ का बहुत ब्यूटीफुल एप्लीकेशन है इसमें, है ना। तो देखिए हमारे पास जो फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, अगर हम इसको लिखें तो एफ एक्स लिखा हुआ है 2b(x² माइनस x⁴ -3b²। यहां पे हमारे x की वैल्यू कहां से कहां तक है? -2 से 1 तक के बीच में। ठीक है, अब देखिए पढ़ा तो हमने क्वाड्रेटिक है, लेकिन यहां पे इक्वेशन आपका 4th डिग्री का है। तो क्वाड्रेटिक पढ़ा है, इक्वेशन 4th डिग्री का है, सॉल्व करने में थोड़ी तो परेशानी होगी हमें। क्या हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? अगर हमने यहां पे x² को t ले लिया तो लेट x² इज इक्वल टू t। ठीक है, तो नया फंक्शन हमारा f ऑफ t बन जाएगा, देखिए ध्यान से, और ये f ऑफ t बन जाएगा 2bt -t² माइनस 3b²। यानी हमने क्या किया कि अपना वेरिएबल x से बदल के t पे कर दिया। वेरिएबल बदल लिया तो हमें इसका रेंज भी बदलना पड़ेगा। अब देखिए x की वैल्यू -2 से 1 के बीच में जा रही है, तो t का हमें पहले रेंज निकालना पड़ेगा कि ये कहां से कहां तक के बीच में जाएगा। तो हमने सिंस x² को t माना है तो एक काम करते हैं, y इज इक्वल टू x² का ग्राफ बना लेते हैं। तो y इज इक्वल टू x² का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अब इसमें x का जो वैल्यू वेरी कर रहा था वो -2 से, तो -2 यहां कहीं होगा, और 1 तक तो यहां कहीं होगा। -2 पे x² की वैल्यू कहां जाएगी? 4 तक जाएगी, और 1 पे x² की वैल्यू कहां तक जाएगी? 1 तक जाएगी। तो इस पूरे रेंज में, यानी हम जो x² का ग्राफ कंसिडर कर रहे हैं वो इस इंटरवल में कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक में। तो अब बताइए इस इंटरवल में मिनिमम वैल्यू ऑफ x² कितनी है? 0, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 4। तो t का जो रेंज जाएगा वो कहां से कहां तक जाएगा? x² की मिनिमम वैल्यू से लेकर x² की मैक्सिमम वैल्यू तक। यानी यहां से आपके पास t की जो वैल्यू हो जाएगी वो कहां से कहां तक लाई करेगी? 0 से 4 तक। ठीक है क्या? चलिए अब यहां तक की कहानी तो हमने सिंप्लीफाई कर ली कि हमारे पास 4th डिग्री इक्वेशन था तो उसको हमने सबसे पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। हमें यह भी पता है कि इस एक्सप्रेशन का लीस्ट वैल्यू हमें निकालना है
गिवन दैट टी की वैल्यू 0 से 4 के बीच में लाई करें। अब ध्यान से देखिए, यहां पे वापस से ग्राफ का एप्लीकेशन आता है। ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसमें टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, यानी लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है। तो जो पैराबोला बनेगा वो पैराबोला डाउनवर्ड्स बनेगा, ठीक है क्या? और अगर हम इसका एक बार के लिए डिस्क्रिमिनेंट भी निकालना चाहें तो एक बार निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट विल बी बी स्क्वायर, यानी यहां से 4b स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 12b स्क्वायर, तो माइनस 8b स्क्वायर आ रहा है, ठीक है? तो ये नेगेटिव आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, ठीक है? वैसे इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमें एग्जैक्टली पता चल गया कि डी भी क्या आ रहा है। तो मतलब आप समझिए इसको कि ये एक्सप्रेशन, ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ जो होगा ये कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है? अब हमें इस ग्राफ की वैल्यू निकालनी है कहां से कहां तक के बीच में? 0 से 4 तक के बीच में, और इसमें से जो लीस्ट वैल्यू है वो हमें बतानी है। अब देखिए लीस्ट वैल्यू कैसे हो सकती है, क्या क्या सिचुएशन हो सकता है। एक सिचुएशन ये हो सकता है कि F0 यहां कहीं हो और F4 यहां कहीं हो, क्योंकि हम एक्स एक्सिस पे आगे बढ़ रहे हैं ना, तो पहले 0 आएगा फिर बाद में 4 आएगा। तो मान लेते हैं यहां पे आपके पास x इज इक्वल टू 0 होता और यहां पे आपके पास x इज इक्वल टू 4 होता। तो इस केस में, या t इज इक्वल टू, क्योंकि x को हमने ऑलरेडी रिप्लेस कर दिया है t से, तो x को हटा के हम t लिख लेते हैं। तो ये t इज इक्वल टू 0 और ये t इज इक्वल टू 4 आता है। केस 1 ये आता। तो इस केस में आपके पास t इज इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू आ रही थी वो मिनिमम हो जाती, ठीक है? दूसरा सिचुएशन ये भी हो सकता था, ठीक है? सेकेंड सिचुएशन हमारा इस तरीके से हो सकता था, इसको मैं दूसरे कलर से लिख रहा हूं, कि हो सकता था कि हमारा x इज इक्वल टू 0 इधर कहीं होता, यानी इस तरफ कहीं भी, इस तरफ कहीं होता, से t इज इक्वल टू 0, और t इज इक्वल टू 4 यहां कहीं होता, है ना? तो इस केस में फिर 4 पे जो होती आपकी फंक्शन की वैल्यू वो मिनिमम हो जाती। तो डिपेंडिंग अपॉन 0 और 4 का पोजीशन किधर है, उस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि हमारी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी। आपको अगर एक बार नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना। यहां पे थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कर लेते हैं ताकि हमें ग्राफ का एक्चुअल एप्लीकेशन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब देखिए मैंने क्या कहा कि सिंस टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो इसका ग्राफ तो इस तरीके से ही होगा, ठीक है क्या? इसका डी आप चाहें तो निकाल के देख लें। डी आता है टी का कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर, तो 4b स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज -1 और c इज -3b स्क्वायर, ठीक है क्या? तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 4b स्क्वायर माइनस 12b स्क्वायर, दैट इज -8b स्क्वायर, ठीक है क्या? नेगेटिव आ रहा है, यानी ये पूरा का पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे लाई करेगा, ठीक है क्या? तो अब मैं अगर एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में भी इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, एक्स एक्सिस यहां कहीं होगा और ये ग्राफ जो होगा हमारा इस तरफ से कहीं होगा, ठीक है क्या? ये बात समझ में आई? अब देखिए सिचुएशन क्या हो सकता है। ग्राफ का पोजीशन ये बी के ऊपर डिपेंड करेगा कि बी की वैल्यू किस तरीके से है, उस तरीके से ग्राफ का पोजीशन इधर उधर जाएगा, ठीक है? एक सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए 0 आपका यहां कहीं हो, है ना, और 4 आपका यहां कहीं हो। तो दिस इज t इज इक्वल टू 0 और दिस इज t इज इक्वल टू 4। तो इस सिचुएशन में अगर आप देखिएगा तो 4 पे फंक्शन की वैल्यू बड़ी है 0 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है क्या? तो इस केस में मिनिमम वैल्यू हमारी t इज इक्वल टू 0 पे आ जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए ग्राफ कुछ इस तरीके से होता, ठीक है, ग्राफ कुछ इस तरीके से होता, सपोज ये हमारा केस 1 का सिचुएशन है गया, केस 1। केस 2 हमारा ऐसा भी हो सकता था, एक काम करते हैं, इसको हम लोग इस तरफ लेके आते हैं, सॉरी, एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे ही जाके हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है? दोनों केसेस के ग्राफ हम अलग अलग बना लेते हैं। लेट्स गो ऑन द फ्रेश पेज। तो केस 1 हमारे पास होता, देखिए ध्यान से, केस
कि ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से होता, ठीक है, जहां पे 0 की वैल्यू यहां कहीं होती है ना, और 4 यहां कहीं होता। तो t इज इक्वल टू 0 वॉज हियर, t इज इक्वल टू 4 वॉज हियर। तो ये आपका केस 1 होता। तो इस केस में मिनिमम वैल्यू आपकी t इज इक्वल टू 0 पे आती। दूसरा केस ये भी हो सकता था, केस 2, ठीक है, कि आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता, जहां पे t इज इक्वल टू 0 इधर कहीं आता, ठीक है, और t इज इक्वल टू 4 इधर कहीं आता। तो इस केस में देखिएगा तो 4 पे वैल्यू आपकी छोटी है एज कंपेयर टू 0 पे। तो इस केस में आपका f0 इज मिनिमम, है ना, और इस केस में आपका f4 इज मिनिमम। तो इतना तो क्लियर है कि जो मिनिमम वैल्यू होगी या तो वो f0 होगी या फिर वो f4 होगी। अब ये डिपेंड करेगा कि कब f0 होगी और कब f4 होगी, किस पे, b पे। एंड दैट इज वाई कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था डिपेंडिंग ऑन द पैरामीटर b, ठीक है। अब देखते हैं कि ये वाला सिचुएशन कब होगा, जब आपके पास f(4) इज ग्रेटर देन, इक्वालिटी भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर भी होंगे, तो t0 और t इज इक्वल टू 4 पे दोनों पे वैल्यू सेम हो जाएगी, तो हम यहां इक्वालिटी भी ले सकते हैं। तो f(4) ग्रेटर देन इक्वल टू अगर f0 आ जाए, तो इस केस में हमारा f0 इज गोइंग टू बी मिनिमम। अब देखिए f(4) क्या आएगा, ft हमारा ये था, तो f(4) निकालेंगे तो 8b माइनस 16 माइनस 3b स्क्वायर आ गया। तो दिस इज 8b माइनस 16 माइनस 3b स्क्वायर, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू f0 हो जाएगा आपका सिर्फ माइनस 3b स्क्वायर, तो माइनस 3b स्क्वायर, ठीक है क्या, क्लियर है ये। यहां से माइनस 3b स्क्वायर कट गया, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो b ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो जब b ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो आपका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाता है, f0। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि फॉर b बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी, है ना, मिनिमम f मिनिमम इज इक्वल टू f ऑफ 0 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 3b स्क्वायर, ठीक है क्या। इस केस का अगर हम देखेंगे तो यहां पे आपके पास t0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू t4 है, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू यानी f0 ग्रेटर देन इक्वल टू f4 आ गई। तो यानी यही इनइक्वालिटी हमने बस रिवर्स कर दी है, तो यहां पे भी इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, यानी कहने का मतलब कि b लेस देन इक्वल टू 2 आ जाएगा। एंड इस केस में तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर फॉर b बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 2, मिनिमम वैल्यू या f मिनिमम इज इक्वल टू f ऑफ 4 हो जाएगा। एंड f ऑफ 4 हमारा कितना आया था, 8b माइनस 16 माइनस 3b स्क्वायर। तो बताइए है कि नहीं, बहुत अच्छा एप्लीकेशन यहां पे, ठीक है। तो दिस इज अ वंडरफुल क्वेश्चन जहां पे ग्राफ का एप्लीकेशन बहुत शानदार तरीके से हमें बताया गया, ठीक है क्या। तो ये बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा क्योंकि इस तरह के सवाल एक्चुअली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जहां पे आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ना देके थोड़ा ट्रिक करके आंसर पूछा जाता है, ठीक है क्या। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ p फॉर ईच ऑफ विच द लीस्ट वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल ऑन द इंटरवल 0 to 2 इज इक्वल टू 3। सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, मान लेते हैं ये fx है, ठीक है, मान लीजिए ये fx दिया हुआ है, तो fx इज 4x स्क्वायर माइनस 4px प्लस p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2, ठीक है क्या। हमें x का इंटरवल क्या दिया हुआ है, x का इंटरवल दिया हुआ है 0 से 2 तक, ठीक है क्या। अब हमें निकालना है इस क्वाड्रेटिक का लीस्ट वैल्यू। हमने जस्ट पिछले वाले सवाल में देखा था कि लीस्ट वैल्यू हमेशा एक्सट्रीम्स पे ही लाई करता है, तो यानी या तो लीस्ट वैल्यू हमारा 0 पे लाई करेगा या फिर लीस्ट वैल्यू 2 पे लाई करेगा। कंडीशन क्या होगा कि अगर मान लीजिए
0 पे वैल्यू बड़ी हो जाती है एज कंपेयर टू 2 पे, तो लीस्ट वैल्यू 2 पे आ जाएगी। और अगर 0 पे वैल्यू छोटी है एज कंपेयर टू 2 पे, तो लीस्ट वैल्यू हमारी 0 पे आ जाएगी। तो यहां पे भी हम वही दो केसेस लेकर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो वी हैव केस 1, जहां पे हमारे पास f ऑफ 0 इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ 2 है। तो f ऑफ 0 कितना आ जाएगा, देखिए ध्यान से। तो यहां से आ गया p स्क्वेयर माइनस 2p, है ना, प्लस 2 लेस देन इक्वल टू f ऑफ 2 कितना हो जाएगा, तो ये 16 माइनस 8p, है ना, प्लस p स्क्वेयर माइनस 2p एंड प्लस 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो देख लेते हैं एक बार, p स्क्वेयर माइनस 10p प्लस 18 आ रहा है, तो डायरेक्टली लिख लेते हैं p स्क्वेयर माइनस 10p प्लस 18। ठीक है क्या? अब यहां से हम क्या करते हैं, p का एक रेंज निकाल लेते हैं। तो यहां से देखिएगा तो ये कैंसिल, ठीक है। और यहां से आ जाएगा, इसको इस तरफ लाइए, इसको उस तरफ ले जाइए, तो 8p लेस देन इक्वल टू 16 आ जाएगा। तो यानी p लेस देन इक्वल टू 2 आया। अब इस केस में हमारी मिनिमम वैल्यू किसकी होती, f0 की होती। ठीक है, तो f मिनिमम इज इक्वल टू f0, और f0 कितना था भाई, f0 आया था हमारा p स्क्वेयर माइनस 2p एंड प्लस 2। और ये लीस्ट वैल्यू किसके बराबर करनी है हमें, 3 के बराबर, तो ये इक्वल टू 3 होना चाहिए। अब इससे सिंप्लीफाई करके हम p की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहां से इक्वेशन आ गया p स्क्वेयर माइनस 2p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से p की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस b प्लस माइनस b स्क्वेयर माइनस 4ac, तो ये 8 डिवाइडेड बाई 2। तो दो वैल्यू ऑफ p आ रही है, एक तो 1 प्लस रूट 2, है ना, और दूसरा आ रहा है 1 माइनस रूट 2। अब इसमें से एक्सेप्ट कौन सा करेंगे वैल्यू, ये इस इनइक्वालिटी पे डिपेंड करेगा। तो सिंस यहां से हमारे पास p लेस देन इक्वल टू 2 था, तो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू है जो लेस देन 2 है, ऑब्वियसली ये 2 से बड़ी हो जा रही है, तो ये वैल्यू लेस देन 2 है। तो देयरफॉर p का जो आंसर हो जाएगा वो 1 माइनस रूट 2 आएगा। ये वाला वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये बात समझ में आई? तो इस केस के करेस्पॉन्डिंग जो p की वैल्यू आई वो क्या आ गई, 1 माइनस रूट 2। केस 2 देखते हैं। केस 2, इस केस में हम यही इनइक्वालिटी रिवर्स कर दे रहे हैं। तो इस केस में आपके पास f0 ग्रेटर देन इक्वल टू f2, तो यहां से जो वैल्यू आई थी ये रिवर्स हो जाएगी, तो ये p ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है क्या? और इस केस में मिनिमम वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, f ऑफ 2 हो जाएगी। तो इस केस में f मिनिमम विल बी इक्वल टू f ऑफ 2, और f ऑफ 2 कितना आया था, p स्क्वेयर माइनस 10p प्लस 18, और ये मिनिमम वैल्यू किसके बराबर हो जानी चाहिए, 3 के बराबर। ठीक है क्या? अब यहां से सिंप्लीफाई करके p की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हो गया p स्क्वेयर माइनस 10p एंड प्लस 15 इज इक्वल टू 0। p की वैल्यू के लिए सॉल्व करते हैं तो माइनस b प्लस माइनस b स्क्वेयर माइनस 4ac, तो 100 माइनस 60 इज 40 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा, दो वैल्यूज यहां से भी आएंगी, एक 5 प्लस रूट 10 और दूसरा आएगा 5 माइनस रूट 10। अब देखिए इसमें से एक्सेप्टेबल वैल्यू कौन सी होगी, p की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। रूट 10 जो होता है वो कितना होता है, रूट 10 हो जाएगा 3 पॉइंट समथिंग। तो ये तो वैल्यू 2 से छोटी आ जा रही है, तो 2 से बड़ी वाली वैल्यू कौन सी होगी, 5 प्लस रूट 10। तो ये हो गया देयरफॉर p इज इक्वल टू 5 प्लस रूट 10। ये आपका एक्सेप्टेबल सोल्यूशन नहीं होगा यहां से। तो यहां से जो p की वैल्यू हमसे पूछी गई थी, दो p की वैल्यू आ जाएगी। एक होगा p इज इक्वल टू, सॉरी, एक होगा p इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 2, और दूसरा हो जाएगा 5 प्लस रूट 10। तो यही दोनों हमारे p के सॉल्यूशंस हो जाएंगे। क्लियर है क्या? ठीक है, ऑल राइट। हाँ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे अब आते हैं। अब ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे हम।
ये है कंप्यूटिंग द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ रैशनल फंक्शन, और एक रैशनल फंक्शन इस फॉर्म में दिया रहेगा, ठीक है। इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी रहेगी। एग्जाम्पल से ही मैं आपको प्रोसेस बताता हूं कि किस तरीके से हम लोग काम करेंगे। क्वेश्चन है कि इफ एक्स इज रियल, ये इंपॉर्टेंट जो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मैं मार्क करता जाता हूं। ये दिया हुआ है एक्स रियल है, तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये 1/3 से 3 के बीच में लाई करेगा, ठीक है क्या। अब देखिए ध्यान से, इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो बड़ा सिंपल सा है कि जिस भी एक्सप्रेशन का रेंज हमें निकालना है उसको हम y मान लेंगे। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स एंड प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने y मान लिया। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x में क्वाड्रेटिक बनाएंगे, ठीक है। तो मैं स्टेप वाइज लिख देता हूं। स्टेप 1, लेट y इज इक्वल टू दिस। स्टेप 2 हमारा हो जाएगा, ठीक है, मेक अ क्वाड्रेटिक इन x, मेक अ क्वाड्रेटिक इन x में हम क्वाड्रेटिक बना लेंगे रीअरेंज करने के बाद। तो आइए क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा वाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन। सारे टर्म को इस तरफ लाते हैं और x में क्वाड्रेटिक बनाते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो गया y माइनस वन, एक्स का कोएफिशिएंट हो जाएगा y प्लस वन, है ना, और कांस्टेंट टर्म हो गया y माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब बारी आती है स्टेप 3 की। स्टेप 3 ये कहता है कि सिंस x वाज रियल, अब यहां से ये इंफॉर्मेशन काम आएगा हमारा, क्योंकि हमें x रियल दिया हुआ था। तो किसी भी क्वाड्रेटिक में वेरिएबल रियल कब होता है, जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है। तो यहां पे सिंस x was real, this will imply d of above quadratic is greater than equal to 0, ठीक है क्या। तो यानी इस क्वाड्रेटिक के d को बस हमें क्या कर देना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देना है। तो आइए करके देखते हैं। तो यहां से d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे तो देखिए d कितना आता है, b स्क्वेयर यानी y प्लस वन होल स्क्वेयर माइनस 4 AC, तो y माइनस वन होल स्क्वेयर, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, सीधे फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा y प्लस वन प्लस 2y माइनस टू इंटू वाई प्लस वन माइनस 2y प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करिएगा तो ये बन जाएगा 3y माइनस वन इंटू 3 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वेवी कर्व के लिए हम इस y के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बना लेते हैं। तो यहां से हमारे पास हो जाएगा 3y माइनस वन इंटू वाई माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू 0। अब यहां से अगर वेवी कर्व बनाते हैं तो हमारे पास वैल्यूज है 1/3 और 3, ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो क्लियरली यहां से y की जो वैल्यू आ गई ये कहां से कहां तक के बीच में आ गई, 1/3 से 3 तक के बीच में। यही हमें प्रूव करना था, लेकिन यहां पे हम एक चेक जरूर करते हैं और वो बहुत लॉजिकल चेक है। यूजुअली हम ये चीज अवॉइड कर देते हैं एग्जामिनेशन में, जो कि गलत है, ठीक है। ध्यान से समझना मैं चेक क्या करने वाला हूं, और ये बहुत लॉजिकल चेक है। देखिए हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट क्यों निकाला था, इसका डिस्क्रिमिनेंट इसलिए निकाला था क्योंकि ये क्वाड्रेटिक था। लेकिन क्वाड्रेटिक होने के लिए आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नॉन जीरो होना पड़ेगा। यानी ये थर्ड स्टेप हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक था, और ये क्वाड्रेटिक इसलिए था क्योंकि y की वैल्यू 1 नहीं थी।
तो इतना सब कुछ करने के बाद आपको एक चीज जरूर करनी चाहिए, वो चेक करना चाहिए कि अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 हो जाता तो उस केस में क्या हमारे पास x की वैल्यू रियल आ रही है। अगर आ रही है तो ही हमारा ये एक्सेप्टेबल सोल्यूशन होगा। अगर जैसे इस केस में y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग अगर इस इक्वेशन में x की वैल्यू रियल आती है तो ही y इज इक्वल टू 1 हमारे सोल्यूशन सेट में इंक्लूड होगा। अगर y इज इक्वल टू 1 के लिए हमारे इस इक्वेशन से x की वैल्यू रियल नहीं आती है तो फिर y इज इक्वल टू 1 हमारा सोल्यूशन सेट में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो बस हम यहां पे एक चेक जरूर कर लेते हैं। ठीक है, चेक फॉर व्हाट, y इज इक्वल टू 1। ठीक है, y इज इक्वल टू 1 के लिए जो क्वाड्रेटिक बना वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 0 प्लस एक्स इंटू 2 एंड प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया 2x इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू आ गई 0, तो देयरफॉर x इज रियल। तो यानी y इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग आपके x की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई, रियल आ गई। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 1 इज एक्सेप्टेबल। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि y का जो फाइनल आंसर होगा रेंज का वो कहां से कहां तक हो जाएगा, 1/3 से 3 तक। और यही हमें शो करना था कि इस रैशनल एक्सप्रेशन की वैल्यू कहां से कहां तक के बीच में लाई करेगी, 1/3 से 3 तक के बीच में। आई होप वो चेक वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल करके मैं और भी बताता हूं कि क्यों ये चेक जरूरत है। ठीक है, जैसे यहीं पे मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं। सपोज आपके पास y एक एक्सप्रेशन है जो लिखा हुआ है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। ठीक है क्या, इसका हमें रेंज निकालना है। एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। तो इसको भी हम सेम वही स्टेप से करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, देखिए यहां से y यहां से 1, तो ये y माइनस 1 आ गया। फिर x का कोएफिशिएंट देखिए, यहां से y यहां से 1, तो ये भी क्या आ गया, y माइनस 1। और फिर यहां से क्या आ गया, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका भी रेंज निकालना है सिंस x रियल था, है ना। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लेते हैं। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा y माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है क्या, अब देखिए ध्यान से, दोनों में से y माइनस 1 कॉमन कर लिया हमने। यहां पे बन जाएगा y माइनस 1 माइनस 8y एंड प्लस 4। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा y माइनस 1, और यहां से ध्यान से देखिए ये बनेगा 5 माइनस 7y। इसका माइनस कॉमन करके मैं इसको लिख लेता हूं 7y माइनस 5। ठीक है क्या, 7y माइनस 5, और ये आ जाएगा आपका लेस देन इक्वल टू 0। अब यहां से देखिएगा तो y की जो वैल्यू आएगी वे भी कर्व के बाद ये आ जाएगी, ये वैल्यू 1 आ रही है और ये वैल्यू 5/7 आ रही है। तो 5/7 से लेकर 1 तक के बीच में ये आपका रेंज आ गया यहां के कैलकुलेशन से। लेकिन यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक चेक किसके लिए, कौन से पॉइंट के लिए, y इज इक्वल टू 1 के लिए। तो यहां पे देखिए, ठीक है, चेक करते हैं, इसको मैं इस तरफ से ले लेता हूं, फॉर y इज इक्वल टू 1। अब y इज इक्वल टू 1 के लिए अगर आप लेते हैं तो ये इक्वेशन जो बन जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 0 प्लस एक्स इंटू 0 एंड प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से देखिएगा तो ये इक्वेशन आ गया 1 इज इक्वल टू 0, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता किसी भी फॉर एनी रियल एक्स। ठीक है क्या, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि y इज इक्वल टू 1 के लिए आपके पास कोई भी रियल वैल्यू ऑफ x नहीं आएगी जो इस इक्वेशन में x की वैल्यू रियल दे दे। ठीक है, या फिर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर y कैन नॉट बी इक्वल टू 1। तो y 1 नहीं हो सकता, तो जो हमने रेंज यहां पे निकाला था इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, 1 को हटाना पड़ेगा। तो देयरफॉर हमारे y का जो रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा 5/7 से 1 ओपन।
ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्यों हमें ये चेक करना जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो हमारा आंसर गलत आ सकता है। ठीक है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट दिस कैन हैव एनी वैल्यू इन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। यानी हमें बताना है कि x की रियल वैल्यू के लिए ये जो एक्सप्रेशन है वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक के बीच की कोई भी वैल्यू ले सकता है। प्रोसेस एग्जैक्टली सेम होगा जो हमने थोड़ी देर पहले किया था। तो आइए वापस से रिपीट कर लेते हैं प्रोसेस। यहां से हमने y इज इक्वल टू लिखा, इसको क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस टू हो जाएगा। नीचे आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बना लेते हैं x में, तो देखिए x का कोएफिशिएंट क्या आएगा, यहां से y, यहां से 1, तो y माइनस 1 हो गया। x का कोएफिशिएंट क्या आएगा, यहां से 3y और यहां से प्लस 1 एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिंस x वॉज रियल तो इसका d जो होना चाहिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो d निकाल लेते हैं, तो d निकालेंगे तो ये हो गया 3y प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 4 इंटू 2 इंटू वाई माइनस 1, तो ये 8 y माइनस 1 हो गया। ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां ध्यान से देखिए, तो ये बन जाएगा 9y स्क्वायर प्लस 6y एंड प्लस 1 माइनस 8y एंड प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गया आपका क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन बन गया 9y स्क्वायर माइनस 2y एंड प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो क्वाड्रेटिक है इसका जरा डिस्क्रिमिनेंट देखिए तो क्या आ रहा है, इसका d आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 माइनस 81 ऑब्वियसली नेगेटिव आ रहा है। तो सिंस d ऑफ 9y स्क्वायर माइनस 2y माइनस प्लस 9, ठीक है, इज लेस देन 0 एंड कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का d नेगेटिव, कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर पॉजिटिव है, यानी ये एक्सप्रेशन आपका हमेशा ही पॉजिटिव होगा फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ y। सो दिस विल इंप्लाई that 9y square minus 2y plus 9 is going to be greater than 0 for all y belongs to R। यानी यहां इस इनइक्वालिटी से जो y की वैल्यू आई वो क्या आई, y belongs to R। यानी y की वैल्यू कहां से कहां तक के बीच में लाई कर सकती है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। यानी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कहां से कहां तक के बीच में लाई कर सकती है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, एंड दैट इज प्रूव्ड। ठीक है क्या? बहुत सिंपल था। यहां भी आप चाहें तो y इज इक्वल टू 1 के लिए चेक कर सकते हैं। y इज इक्वल टू 1 के लिए देखिएगा तो ये 0, ये आपका 4 और ये प्लस 2, तो 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू माइनस हाफ रियल आ रही है, तो y इज इक्वल टू 1 विल बी एक्सेप्टेड एज अ सोल्यूशन, एंड दैट इज वाई इसमें से हमने उसको रिमूव नहीं किया। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a फॉर विच द एक्सप्रेशन दिस मे बी केपेबल ऑफ ऑल वैल्यूज वेयर x बीइंग एनी रियल क्वांटिटी। एग्जैक्टली सेम सवाल है, एग्जैक्टली सेम ये वाला सवाल है, बस यहां से हमें बताना है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये सारी रियल वैल्यूज ले रहा है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, तो उसके करस्पॉन्डिंग a की वैल्यू आपको बतानी है। तो प्रोसेस एग्जैक्टली सेम रहेगा, ध्यान से देखिए। y इज इक्वल टू, शुरुआत करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 से, डिवाइडेड बाई 5x स्क्वायर माइनस 7x एंड प्लस a। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखिए यहां से क्या बनेगा, 5y माइनस a, है ना। x का कोएफिशिएंट तो इधर से 7 माइनस 7y और इधर से प्लस 7,
तो प्लस x का कोएफिशिएंट आ जाएगा 7 माइनस 7y, ठीक है। और कांस्टेंट टर्म आपका हो गया ay माइनस 5, ठीक है। अब यहां से x रियल था, तो इसका d जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। तो d की वैल्यू देखिए यहां से क्या हो गई, b स्क्वेयर यानी 7 माइनस 7y होल स्क्वेयर माइनस 4a, so 5y minus a into c ay minus 5, this should be greater than equal to 0, ठीक है क्या। और ये सिंस सारी वैल्यूज, सारी रियल वैल्यूज लेने के लिए केपेबल है, तो दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, ठीक है क्या। क्योंकि y तो सारी ही रियल वैल्यूज लेने के लिए केपेबल है, ठीक है। तो एक बार इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहां से देखिएगा तो ये 49 प्लस 49y स्क्वेयर माइनस 98y हो गया, ठीक है। यहां से देखिएगा तो ये हो जाएगा y स्क्वेयर का कोएफिशिएंट 5a माइनस 4, तो माइनस 20a है ना, y स्क्वेयर, ठीक है। फिर आया आपका y का कोएफिशिएंट, तो माइनस 25y है ना, और माइनस a स्क्वेयर y, तो माइनस 100y माइनस 4a स्क्वेयर y, ठीक है क्या। फिर कांस्टेंट टर्म आ जाएगा 5a और माइनस 4, तो माइनस 20a, एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, ठीक है। क्वाड्रेटिक बना लेते हैं y में। तो देखिए y स्क्वेयर का कोएफिशिएंट यहां से हो गया 49, ठीक है, यहां से हो गया माइनस 20a, ठीक है। y का कोएफिशिएंट देखते हैं, तो माइनस सारे नेगेटिव ही दिख रहे हैं, तो माइनस कॉमन ले लीजिए। तो यहां से 98, ठीक है, यहां से आपके पास माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो इनफैक्ट y का कोएफिशिएंट यहां से दिख रहा है प्लस 2y एंड प्लस 4a स्क्वायर, है ना, ठीक है। तो प्लस y का कोएफिशिएंट 2 प्लस 4a स्क्वायर, ठीक है। कांस्टेंट टर्म जो आया 49 माइनस 20a, तो ये भी आ गया आपका 49 माइनस 20a, एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r। अब ध्यान से देखिए, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ r। तो ये कब पॉसिबल है, जब y स्क्वेयर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो और इसका d लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास क्या हो जाना चाहिए, सो दिस इज पॉसिबल ओनली इफ 49 माइनस 2a 20a इज ग्रेटर देन 0, एंड इसका जो d है, तो यानी b स्क्वेयर, चाहे तो आप 4 निकाल सकते हैं बाहर, तो 2a स्क्वेयर प्लस 1 होल स्क्वेयर माइनस 4ac, तो 449 माइनस 20a होल स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल टू 0। अब यहां से जो a की वैल्यू आएगी वही हमारी एक्सेप्टेबल वैल्यू होगी, ठीक है। चलिए दूसरे पेज पे यहां से 4 और 4 को कैंसिल कर देते हैं, ये 4 और ये 4 कैंसिल कर देते हैं। इससे हमारे पास a लेस देन 49/20 आया, है ना। एक नया पेज ऐड कर लेते हैं। तो सिंस 49 माइनस 20a इज ग्रेटर देन 0, तो यहां से a की वैल्यू लेस देन 49/20 आ गई, ठीक है। और इसको फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यहां से भी देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म है, तो ये बन जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 49 माइनस 20a, तो प्लस 49 माइनस 20a एंड 2a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 49 माइनस प्लस 20a, ठीक है। और ये लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखिए, ठीक है। अब यहां से आपके पास ये जो एक्सप्रेशन आ जाएगा, तो ये 2a स्क्वेयर माइनस 20a प्लस 50, 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये a स्क्वेयर माइनस 10a प्लस 25 दिख रहा है मुझे। और यहां से भी 2 कॉमन ले लीजिए, तो a स्क्वेयर ये हो जाएगा प्लस
10a माइनस 24 लेस देन इक्वल टू 0। 2 यहां से भी 2 कॉमन आएगा तो यहां 4 लिख देता हूं मैं, है ना, यहां 4 आ जाएगा। 4 हटा दीजिए तो ये तो लिखा हुआ है a माइनस 5 का होल स्क्वायर, और ये फैक्टराइज हो जाएगा आपका a प्लस 12 इंटू a माइनस 2 में। ठीक है क्या? लेस देन इक्वल टू 0। वेवी कर्व बनाते हैं, तो वेवी कर्व में आपके पास जो वैल्यूज आएंगी -12, 2 और 5। सिंस ये इसका पावर 2 है तो इसके आजू बाजू साइन सेम होगा, तो इधर पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमें किसके लिए चाहिए था? नेगेटिव के लिए। तो हम वैल्यू कहां से कहां तक के बीच में लेंगे? ये वाली। तो a बिलोंग्स टू, ये हो जाएगा -12 से 2। ठीक है क्या? a की वैल्यू -12 से 2, क्या ये इसको सेटिस्फाई करती है? तो ये वैल्यू देखिएगा तो 2 से बड़ी है, तो ऑब्वियसली a लेस देन 49/20, तो ये ऑलमोस्ट 2.5 के आसपास जा रही है। तो क्लियरली इन दोनों का इंटरसेक्शन हमें फाइनल आंसर की तरह लिखना है। तो 1 इंटरसेक्शन 2 will give us the value a belongs to -12 to 2। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है क्या? सिंपल अप्रोच है, पिछले सवाल की तरह ही इसमें भी वही एप्लीकेशन हमें करना था। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ x इज रियल, प्रूव दैट दिस एक्सप्रेशन कैन हैव ऑल न्यूमेरिकल वैल्यूज एक्सेप्ट विच लाई बिटवीन 2 and 6। वापस से प्रोसेस तो वही रहने वाला है हमारा। ठीक है, तो आइए सेम प्रोसेस रिपीट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 11 अपॉन, नीचे आपका लिखा हुआ है 2x माइनस 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x में क्वाड्रेटिक बनाते हैं, तो इधर मल्टीप्लाई करके सबको उस तरफ ले जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो 1 ही रहेगा। x का कोएफिशिएंट देखिए, इधर से 2 और इधर से -2y, तो 2 - 2y है ना। कांस्टेंट टर्म हो जाएगा -11 प्लस 6y। ठीक है, ये इक्वल टू 0। x रियल है तो दिस विल इंप्लाई d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी b स्क्वेयर, तो 4 बाहर निकाल लेता हूं, 1 - y का होल स्क्वेयर, तो 1 प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2y है ना, -4ac, तो -4 इंटू -11 प्लस 6y, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 हटा देते हैं हम, तो यहां से y में क्वाड्रेटिक बन जाएगा वाई स्क्वेयर, यहां से -2y और यहां से -6y, तो -8y, यहां से +1, यहां से +11, तो +12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आ गया y -6 इंटू वाई -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वेवी कर्व बनाओ, तो 2 6 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सिंस हमें पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, तो y की वैल्यू कहां से कहां तक आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी -∞ से 2 यूनियन 6 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो देखिए यही तो हमें प्रूफ करना था कि y सारी वैल्यूज ले सकता है एक्सेप्ट द वैल्यूज बिटवीन 2 and 6, एंड दैट इज प्रूव्ड। ठीक है, अच्छा एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि क्या आपको इस तरीके से वेवी कर्व बनाने में प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम है तो हम लोग अलग से एक लेक्चर में ये वेवी कर्व और इनइक्वालिटीज पूरी तरीके से डिस्कस कर लेंगे। अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो देन इट्स फाइन। ठीक है, ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। आई थिंक अब तो आप इसमें प्रो हो चुके हो, अब आपको बिल्कुल भी इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पूरा प्रोसेस आपने देख लिया है, एक एक चीज किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं हम लोग वो भी आपने देख लिया है। तो चलिए सॉल्व करके अब फटाफट इसका भी आंसर निकाल लेते हैं। सीधे हम x में क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यहां से y यहां से 1, तो y -1, x का कोएफिशिएंट यहां से 2y यहां से 14, तो 2y -14, और कांस्टेंट टर्म हो जाएगा आपका 3y -9 इज इक्वल टू 0। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है, तो b स्क्वेयर, इसमें से 4 बाहर निकाल लीजिए, तो y -7 का होल स्क्वायर, तो y स्क्वेयर -14y, एंड चलो अभी फिलहाल के लिए वैसे ही रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4y -7 का होल स्क्वायर -4y -1 इंटू
3y माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 कैंसिल करके हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 14y एंड प्लस 49। यहां से y का कोएफिशिएंट हो गया माइनस 3y स्क्वायर, है ना। फिर y का कोएफिशिएंट हो जाएगा माइनस 9y माइनस 3y, तो माइनस 12y, तो प्लस 12y हो गया। कांस्टेंट टर्म प्लस 9 है, तो ये माइनस 9 हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक बनाते हैं y में, तो ये माइनस 2y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 12y, तो माइनस 2y, 49 माइनस 9, तो प्लस 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस 2 हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस y माइनस 20 लेस देन इक्वल टू 0। फैक्टराइज करिएगा तो ये बन जाएगा y प्लस 5 इंटू y माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। वेवी कर्व बनाते हैं, तो ये माइनस 5 4 पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव के लिए हमें चाहिए था, तो y की वैल्यू कहां से कहां तक के बीच में आ जाएगी, -5 एंड 4। तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी थी, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी -5, मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो देयरफॉर y मैक्सिमम 4 हो जाएगी एंड y मिनिमम -5 हो जाएगी। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में अलग से डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इस पार्ट ऑफ द वीडियो तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो हमारे बचे हुए कुछ क्वेश्चंस थे ग्राफ के एप्लीकेशंस के, वो हमने लिए, और इसके साथ साथ रैशनल फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू और रेंज निकालना हमने सीखा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग स्टूडेंट्स बात करेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स की, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ऑलराइट, थैंक यू।